30 अप्रैल 2026 सुबह 7 बजे रूस के औद्योगिक दिल में स्थित पर्म शहर लगातार धमाकों की आवाज के साथ जागता है। 1, 2, 3, 4 विशाल तेल टैंक एक के बाद एक फट जाते हैं। पूरे यूराल क्षेत्र की सबसे बड़ी रिफाइनरी जलने लगती है। काली धुएं का एक स्तंभ इतना ऊंचा उठता है कि नासा के उपग्रह 130 किलोमीटर दूर से भी उसका निशान पकड़ लेते हैं। शहर के लाउडस्पीकर एक रासायनिक आपातकाल की चेतावनी जारी करते हैं। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे खिड़कियां बंद रखें और केवल उबला हुआ पानी ही पिए। विश्वविद्यालय बंद हो जाते हैं, सार्वजनिक परिवहन रुक जाता है, हवाई अड्डा उड़ानें रद्द करता है और पूरा शहर एक सवाल का जवाब ढूंढता है। साल 2026 में रूस की पूरी वायु रक्षा प्रणाली होते हुए भी यह कैसे संभव हुआ? इस कहानी का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा यही जवाब है। पर्म में उस सुबह जो हुआ वो उस सुबह शुरू नहीं हुआ था। ये सब पिछली रात शुरू हुआ था। इसके पैमाने को समझने के लिए हमें पहले नक्शा देखना होगा। सीधे रास्ते में 1500 किलोमीटर से भी ज्यादा। अंदाजा लगाने के लिए यह दूरी 2 पूरे यूरोपीय देशों के बीच की दूरी से भी ज्यादा है। यही वो दूरी है जो यूक्रेनी ड्रोन ने उस रिफाइनरी को उड़ाने के लिए तय की थी। पर्म यूराल पर्वतों में है, जो रूस के यूरोपीय हिस्से और साइबेरिया को अलग करते हैं। यूराल आम इलाका नहीं है। सन 1941 में जब हिटलर के टैंक सोवियत संघ पर हमला कर रहे थे, स्टालिन ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने युद्ध का इतिहास बदल दिया। उसने 1500 से भी ज्यादा पूरी फैक्ट्रियों को तोड़कर यूराल के पार भेज दिया। यह रूस का तिजोरी था। यह पवित्र स्थल था, नाजी बम वर्षकों की पहुंच से बाहर। 85 सालों तक वहां कोई नहीं पहुंचा, न शीत युद्ध में, न चेचनिया युद्ध में, न मौजूदा युद्ध के 4 सालों में। लेकिन इस साल मार्च में रूसी सुरक्षा परिषद के सचिव सर्गेई शोइगु ने एक ऐसा वाक्य कहा जिसकी किसी ने भी किसी रूसी जनरल के मुंह से उम्मीद नहीं की थी। उनके शब्दों में, उराल जो कुछ समय पहले तक पहुंच से बाहर थे, आज सीधे खतरे के दायरे में आ गए हैं। रूस का कोई क्षेत्र सुरक्षित नहीं है। और 1 महीने बाद पर्म जल रहा था। लेकिन ठीक इसी रिफाइनरी को क्यों? देखिए, इसके 3 कारण हैं। पहला, इसका आकार। लुकोइल परमनेफ्टे ऑर्गसिंतेज हर साल 13 मिलियन टन ईंधन का उत्पादन करती है। पेट्रोल, डीजल, एविएशन, केरोसिन। ये रूस की सबसे बड़ी रिफाइनरियों में से एक है। दूसरा, सैन्य उपयोग। वहां से निकलने वाली हर चीज क्रेमलिन की युद्ध मशीन की आपूर्ति करती है। वे टैंक जो यूक्रेनियनों पर गोली चलाते हैं, वे ट्रक जो सैनिकों को डोनबास ले जाते हैं, वे जेट जो कीव पर बमबारी करते हैं, सब कुछ इसी रिफाइनरी से होकर गुजरता है। तीसरा, और यही बात है जिसे रूस मानना नहीं चाहता, काम करते रहने और आधुनिक बनने के लिए रिफाइनरी को पश्चिमी तकनीक पर निर्भर रहना पड़ता है। जनवरी 2022 में लुकोइल ने अमेरिकी कंपनी हनीवेल के साथ कॉम्प्लेक्स में नए उपकरण लगाने के लिए अभी एक अनुबंध किया था। लेकिन 1 महीने बाद युद्ध शुरू हो गया, प्रतिबंध लागू हो गए। आज रूस के पास पुर्जे और तकनीकी सहायता पाने का कोई तरीका नहीं है। इस हमले की एक बात बहुत ध्यान आकर्षित करती है, क्योंकि यह जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा चालाकी से किया गया था। यूक्रेनियों ने रिफाइनरी के मुख्य हिस्से को निशाना बनाया, सामान्य लक्ष्य नहीं। एक यूनिट जिसका नाम AVT-4 है। इसे फैक्ट्री के मुख्य गेट की तरह समझो। यहाँ आने वाला सारा कच्चा तेल ईंधन बनने से पहले यहीं से गुजरता है और ये रिफाइनरी की कुल क्षमता का करीब 40% संभालती है। इसके रुकते ही प्रक्रिया रुक जाती है। यूक्रेनियों ने जो नष्ट किया उसे ठीक करने में 1 साल से ज्यादा लग सकता है, अगर कभी हुआ तो। और इतना ही नहीं, पिछली रात उन्होंने पास की एक और जगह पर भी हमला किया। ट्रांसनेफ्ट की एक पंपिंग स्टेशन जो रूसी तेल को 4 अलग अलग बंदरगाहों तक पहुंचाती है।
लगातार 2 रातों में यूक्रेनियों ने एक ही श्रृंखला की 2 कड़ियां तोड़ी, सर्जिकल। और जानते हैं किस हथियार ने किया? लगता है जैसे मजाक हो। ड्रोन का नाम लियूटी है, जो यूक्रेनी भाषा में फेरोश यानी क्रूर का मतलब होता है, और इसकी कीमत करीब $2 लाख है। मोटर जर्मन है, इसकी कीमत $5,000 है और ये खुले आम बेची जाती है। फ्यूजलाज फाइबर ग्लास का बना है, इसका वजन 200 किलो है और ये 2000 किलोमीटर तक बिना जीपीएस के उड़ सकता है, क्योंकि इसमें एक आंतरिक नेविगेशन सिस्टम है जो बाहरी सिग्नल के बिना भी काम करता है। रूसी लोग ड्रोन को इलेक्ट्रॉनिक युद्ध से अंधा करे, फिर भी वो सही दिशा में चलता है। इस हमले को संचालित करने वाली यूनिट थी एसबीयू की अल्फा यूनिट, जो यूक्रेनी खुफिया एजेंसी है। यही टीम है जिसने काला सागर में रूसी जहाज डुबोए, क्रीमिया में मिग-31 लड़ाकू विमान को जा मारा और कैस्पियन सागर में प्लेटफॉर्म उड़ाए। उन्होंने हर ड्रोन को 1000 से ज़्यादा रास्ते के बिंदुओं से प्रोग्राम किया ताकि रूसी रडार से बच सके और ठीक निशाने पर मारा। यूक्रेनी मानवरहित प्रणालियों के बल के कमांडर रॉबर्ट ब्राउदी, जिन्हें कोड नेम मेजर के नाम से जाना जाता है, ने पर्म पर हमले से कुछ दिन पहले बीबीसी को एक इंटरव्यू दिया था और उन्होंने कुछ ऐसा कहा जो डराने वाला है कि रूसी क्षेत्र के भीतर 1500 से 2000 किलोमीटर तक का इलाका अब शांत पिछला इलाका नहीं रहा, कि यूक्रेनी पक्षी जहां चाहे और जब चाहे उड़ सकता है। उस समय यह उकसावे जैसा लगा, लेकिन वह एक चेतावनी थी। ड्रोन कितना भी अद्भुत हो, यह कहानी का सबसे अविश्वसनीय हिस्सा नहीं है। पर्म के निवासियों ने सबसे पहले क्षितिज पर मशरूम आकार का सफेद बादल उठते देखा। इसके बाद काला धुआं आया और फिर शहर के लाउडस्पीकरों से रूसी में एक संदेश बजने लगा। एक खतरनाक पदार्थ के रिसाव के साथ एक दुर्घटना हुई है। एक निवासी ने मॉस्को टाइम्स को बताया कि निर्देश बिल्कुल साफ था। घर से बाहर न निकले, सभी खिड़कियां बंद रखे, केवल उबला हुआ पानी ही पिए। लेकिन सबसे बुरा तो अभी आना बाकी था। कुछ ही घंटों में टेलीग्राम पर ऐसे वीडियो घूमने लगे जो किसी हॉरर फिल्म से निकले हुए लग रहे थे। आसमान से काली बूंदें गिर रही थीं। कारों, सफेद कपड़ों और खिड़कियों पर तैलीय धब्बे बन गए। रूसी मीडिया ने इस घटना को तेल की बारिश नाम दिया और रूसी विपक्षी पत्रकार सर्गेई उखोव, जो पर्म 36.6 चैनल चलाते हैं, ने एक ऐसा वाक्य कहा जो वायरल हो गया। शहर पूरी तरह से दहशत में है और स्थानीय प्रशासन ने नियंत्रण खो दिया है। लेकिन सबसे अजीब हिस्सा तो अभी आना बाकी था। पर्म के गवर्नर दिमित्री माखोनिन मीडिया के सामने आए और उन्होंने आधिकारिक रूप से कहा कि यह सब एक परीक्षण था, कि कोई रासायनिक खतरा नहीं था, कि अलार्म एक नियोजित अभ्यास था। निवासी विस्फोटों की वीडियो बना रहे थे, जबकि राज्यपाल सब कुछ ठीक बता रहे थे। और जब पर्म जल रहा था, मॉस्को में कुछ बहुत अजीब हो रहा था। यह ध्यान से देखने लायक है कि व्लादिमीर पुतिन ने क्या किया हमले के बाद अगले 48 घंटों में, क्योंकि उनका हर कदम कहानी का एक हिस्सा बताता है। ये स्थानीय गवर्नर से शुरू होता है। विस्फोटों के ठीक कुछ घंटों बाद ही वह टेलीविजन पर आते हैं और कहते हैं कि वह रासायनिक अलार्म एक नियोजित अभ्यास था। वह अपने ही निवासियों के सामने झूठ बोलते हैं, जबकि शहर अभी भी धुएं से ढका हुआ है। पूरा पहला दिन बीत जाता है और क्रेमलिन से एक शब्द भी नहीं निकलता। पर्म पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आता, कोई प्रतिशोध की धमकी नहीं दी जाती, राष्ट्रपति की कोई यात्रा नहीं, कोई वीडियो नहीं, कोई बयान नहीं, पूर्ण चुप्पी। दूसरा दिन शुरू होने पर ही पुतिन ने आखिरकार फोन उठाया। ये रूसी जनता से बात करने के लिए नहीं, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप को फोन करने के लिए था। 1.5 घंटे से भी ज्यादा बातचीत चली और 4 साल की जंग में पहली बार उन्होंने युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा। और देखिए क्या संयोग है,
ठीक उसी समय 9 मई के दौरान विजय परेड, जो रूसी कैलेंडर की सबसे पवित्र तारीख है, कुछ घंटे बाद क्रेमलिन ने एक अप्रत्याशित घोषणा की। मॉस्को में 9 मई की परेड बिना टैंकों, बिना मिसाइलों, बिना लड़ाकू विमानों के होगी, 19 साल में पहली बार। आधिकारिक वजह, ड्रोन की धमकी। इन 48 घंटों के अंत में वह झटका आया जिसकी क्रेमलिन को उम्मीद नहीं थी। रूसी सैन्य ब्लॉगर खुद, जैसे कि अलेक्जेंडर कोट्स और चैनल मिलिट्री इन्फॉर्मेंट, जो हमेशा सरकार का समर्थन करते थे, उन्होंने भी रूसी वायु रक्षा पर खुलकर हमला करना शुरू कर दिया। और बेलारूसी अखबार नासा नीवा ने तो यहाँ तक लिख दिया कि ऐसा लगता है कि अब यूरल्स में कोई वायु रक्षा बची ही नहीं है। और जानते हैं सबसे अजीब बात क्या है? जब ये सब हो रहा था, पुतिन ने पर्म के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। इस तरह की चुप्पी उस इंसान की तरफ से जिसने यूक्रेन पर हमला करते वक्त रूसी सैन्य गौरव लौटाने का वादा किया था, ये सबसे साफ संकेत है कि कुछ टूट चुका है। आंकड़े इस नुकसान की गंभीरता दिखाते हैं। सिर्फ 4 महीनों में रूस ने 7 अरब डॉलर की तेल आय खो दी है। ये खुद ज़ेलेंस्की के अनुसार है। ब्लूमबर्ग के अनुसार रूसी रिफाइनरियों का उत्पादन 16 वर्षों में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। कम से कम 5 बड़ी रिफाइनरियां बंद पड़ी हैं और क्रेमलिन को घरेलू ईंधन की कमी से बचने के लिए पेट्रोल के निर्यात पर भी रोक लगानी पड़ी है। लेकिन शायद सबसे गंभीर संकेत खुद रूसी सिस्टम के अंदर से आ रहा है। क्रेमलिन से जुड़े एक आर्थिक संस्थान ने इस साल के लिए रूस की विकास दर का अनुमान आधा कर दिया है। जो लोग अर्थव्यवस्था पर नजर रखते हैं जानते हैं कि जब खुद रूसी माने कि कुछ गलत है तो मामला काफी बढ़ चुका होता है। इतिहास का यह विरोधाभास देखिए। 1941 में स्टालिन ने रूस की औद्योगिक आत्मा को नाजी बमबारी से बचाने के लिए यूराल पहाड़ों के पीछे छुपा दिया था। ये 85 साल तक काम करता रहा। 30 अप्रैल 2026 को $2 लाख के एक यूक्रेनी ड्रोन ने $5,000 के जर्मन इंजन वाले उस ड्रोन ने 1500 किलोमीटर रूसी हवाई क्षेत्र पार किया और ठीक उसी सुरक्षित ठिकाने को जला दिया। जैसा कि यूक्रेन की सुरक्षा सेवा के मेजर जनरल खमारा ने कहा, और यही वाक्य सब कुछ बयां करता है। दुश्मन के पास अब सुरक्षित पिछला इलाका नहीं बचा। दूरी अब सुरक्षा की गारंटी नहीं है। जैसा आप देख रहे हैं, पर्म पर हुआ हमला सिर्फ एक और हमला नहीं था। ये वही हमला था जिसने ये साफ कर दिया कि रूस के रक्षक के रूप में पुतिन का मिथक अब खत्म हो गया है और वह इसे जानता है। इसीलिए वो गायब हो गया। इसीलिए उसने ट्रंप को फोन किया और परेड के टैंक हटा दिए। इसीलिए चुप्पी थी। मैं आपकी राय जानना चाहता था, पुतिन यह स्थिति कितने समय तक संभाल पाएंगे? आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में लिखिए कि आप क्या सोचते हैं। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आए तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। हम यहाँ युद्ध को वैसे दिखाते हैं जैसे पारंपरिक मीडिया नहीं करता। अगले वीडियो में मिलते हैं।